हाँ जी दोस्तों, ओआरओपी पर कब तक करेंगे इंतजार और एमएसपी पर क्या बनेगी बात। हमारा पक्ष है मजबूत और दूसरी तमाम विसंगतियां हो, एक्स ग्रुप की हो, डिसेबिलिटी पेंशन की हो, तमाम सारी विसंगतियों के खिलाफ हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बनेगी बात, क्या 2024 एक निर्णायक साल होगा? इन सब के सवालों के जवाब ए टू जेड, आखिर क्या था इसका मूल सिद्धांत और अभी हमारा धरना प्रदर्शन कहां जा रहा है और सरकार के ऊपर है कितना दबाव। क्या हम दबाव डालने में कामयाब हो रहे हैं? क्या सरकार झुकेगी या सरकार मानेगी या सरकार को चुनाव का डर है? क्या सरकार संख्या बल चाहती है? क्या वो ये नहीं जानती कि एक सेना का जवान 50 के बराबर होता है? उसको संख्या बल जो बॉर्डर की रक्षा कर सकता है, क्या वो अपने सिद्धांतों की रक्षा नहीं कर सकता? हाँ कर सकता है, लेकिन उसने एक उदाहरण इस तरह पेश किया है भारत सरकार के सामने, देश की जनता के सामने। मुझे प्रोटेस्ट भी करना है तो अनुशासन के अंदर रह के करना है और एक डिसिप्लिन के साथ करना है, जहां पर कोई जनहानि नहीं हो सकती, यहां पर कोई धनहानि नहीं हो सकती, यहां पर किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी के साथ हस्तक्षेप नहीं किया सकता। लेकिन आपके लिए ये सबक है, आप क्यों नहीं इस चीज को, सरकार ये क्यों नहीं मानती कि सैनिकों का धरना ये स्पेशल है? यदि सैनिक स्पेशल है, सैनिकों का सम्मान स्पेशल है, सैनिकों के प्रति ये सरकार अपने अपने बहुत तरीके के वादे कर चुकी है और कर रही है और सैनिकों के ऊपर ये चुनाव लड़कर आई थी। आज सैनिकों को दर बदर भटकने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? क्या सैनिकों को कुछ और करना पड़ेगा? क्या सैनिकों को कुछ और ताकत दिखानी पड़ेगी? हाँ जी, सारे सवालों के जवाब आपको इस इंटरव्यू में मिलेंगे, वो भी रामलीला मैदान से ए टू जेड। और 2024 में किस तरह मिलेगा निर्णय, जरा इस संवाददाता के साथ हमारा इंटरव्यू देखिए। ठीक है, नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन JS भदौरिया जी। ये जो सैनिक जीवन नाम का चैनल है, जो आप लोग लगातार अपने जो अपडेट्स हैं वहाँ से लेते हैं, तमाम जो सेना से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको वहाँ पर मिलता है और लगातार आप लोग देखते भी हैं। काफ़ी बड़ा चैनल है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो फौजी हैं उनके लिए आप जो तमाम जगह से ढूंढ कर इतनी मेहनत कर कर जो कंटेंट है वो पहुंचा रहे हैं और जो सैनिक भाई हैं वो देखते भी हैं। थैंक यू सो मच। आपने रामलीला मैदान में हमारा स्वागत किया और हमारा आपसे आज पहला इंटरेक्शन है भाई। और बिल्कुल है, मैं सेना से हूं तो सेना की बात करूंगा, सेना के लोगों के लिए बात करूंगा जो उनके भले के लिए है। ये ज़रूरी है कि उन्हें क्या चीज़ जानना चाहिए था, यानी ड्यूरिंग सर्विस या पोस्ट रिटायरमेंट उनके लिए क्या चीज़ें होती हैं। और ये अवेयरनेस का युग है। आप समझ सकते हो कि सोशल मीडिया पे एक अच्छी और पॉजिटिव और एक अथेंटिकेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं अपने व्यूअर्स को दूँ। और आज आप हमारे साथ हैं, मैं इस चीज़ के लिए आपको भी थैंक यू बोलता हूँ भाई। देखिए, धन्यवाद तो हमें बोलना चाहिए कि आपने हमें टाइम दिया है। तो सर देखिए, मैं जो आज आपसे बात करूँगा मैं ऊपर ऊपर की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि सब टॉपिक का जानकार मिला है। तो जानकारी जितनी निकल जाए उतनी सही है। तो जानकारी निकालेंगे सर आपके अंदर से। आप जो है जानकारी है वो आप जो हमारे दर्शक हैं उन्हें बताइए कि देखिए ओआरओपी में जो विसंगति है उनके ऊपर से बहुत बात हुई कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वास्तव में अंदर खाने बात क्या है? तो अंदर खाने बात क्या है, इसका मूल रूप बता देता हूँ कि इसकी डिमांड बहुत दिनों से चलती आ रही थी, 1 रैंक 1 पेंशन। और इसका शब्दों से पता चलता है कि यदि किसी बंदा है उसकी लेंथ ऑफ सर्विस सेम है, रैंक सेम है, तो उसका पेंशन भी सेम होना चाहिए था। और उसके साथ दूसरा था, जब से इसको, और मूल एम इसका था कि जो जवान हैं, लगो जवान, मैं पर्टिकुलरली बोलता हूँ जवान में मैं लेस नायक और लेस हवलदार को इंक्लूड करूँगा, क्योंकि वो 35 के आसपास एज में आते हैं, अर्ली एज में आते हैं। उनकी लाइबिलिटीज होती है सिविल में, और उस लाइबिलिटीज में वो एक ही बेसिक पेंशन से नहीं, उनकी पेंशन भी रिवाइज हो और हर 10 साल में एक 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के ऐसा फार्मूला बनाया जाए कि जो रिसेंटली रिटायर्ड हो रहे हैं और पीछे के रिटायरीज हैं और उनका सेम रैंक है, सेम लेंथ ऑफ सर्विस है, तो उनको सेम बेसिक पेंशन होनी चाहिए था। डीए तो सबका सेम होता ही है, इसलिए सरकार ने पूरा प्रयास किया। और पहला ओआरओपी 1, जैसे कि अभी ओआरओपी 2 में बहुत सारी चीज़ इशू देख रहे हो रामलीला मैदान पे, ओआरओपी 1 में हुआ इसका जिस तरीके से जो कि उसका बेसिक चीज़ है वहीं गड़बड़ा गया। और उसके बाद जैसे ही 2016 के बाद आप समझ सकते हो 7th पे सीपीसी लागू हुआ, तो वहाँ तो चीज़ें बाहर निकल के आ गई। और आज 2018 को बेस ईयर रख करके उन्होंने 2019 जुलाई से जो आपका पेंशन फिक्स किया, उसमें बहुत सारी अनोमली जो सामने निकल कर आ रही। दुख इस बात का नहीं है
कि सरकार ने दिया, सरकार ने दुख इस बात सरकार ने दिया हमें मिला नहीं, और वो भी जिसके लिए था कि जो अर्ली एज वाले हैं, जो एनसीओ हैं या जिस उनको बिल्कुल आप देख सकते हो सभी ग्राफ, सबको पता है क्या इसके बारे में ज़्यादा बोलना। और जिन सेना के अधिकारी हम ये उनको दोष नहीं दे रहे, बट कोई भी चीज़ है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या उन्होंने इस ड्राफ्टिंग किया, जिन्होंने ये बनाया है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है और ये मिस्टेक अब असहनीय हो गई, बर्दाश्त से बाहर हो गई। इसलिए 20 फरवरी से आप जंतर मंतर पर देख रहे हो, आप जाकर अपने स्टेट के अंदर देख रहे हो, चाहे एसडीएम को ज्ञापन देना हो, लगातार लोग माननीय रक्षा मंत्री तक पहुंचा रहे बात, माननीय प्रधानमंत्री तक जा रही। आज आप देख सकते हो 6 अगस्त रामलीला मैदान पर भी सैनिक ही हैं और सैनिकों के मुद्दा है वो कौन सा फ्रंट है, ये कौन सा फ्रंट है, ये एक पॉलिटिकल चीज़ है जिसका कोई मतलब नहीं, बेसलेस है। इसको मैं खारिज करता हूँ, मैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करता। लेकिन सैनिकों के मुद्दा इक्वल एमएसपी का मुद्दा है, ये कोर्ट और संसद तक चले गए। अब मजा ये बात का है कि 2024 है भाई, 2024 में इलेक्शन है, सरकार समझ चुकी है और ये मुद्दा कांग्रेस ने भी ग्रेब कर लिया है, सेम जैसे कि बीजेपी ने उससे लिया था। तो आप समझ सकते हो कि ये मुद्दा अब सैनिकों के हितों में जाएगा। सरकारें मान चुकी है कि मिस्टेक हुई है, लेकिन सरकार अब किस तरीके से सुधारेगी ये सरकार के पाले में गेंद है भाई। अच्छा सर, ये जो तमाम जो ड्राफ्ट्स हैं वो कौन बनाता है? ये ड्राफ्टिंग होती है तो ये सारी आपको एमओडी में टीम बैठी है, वो उनके ड्राफ्ट बनते हैं, वो इम्प्लीमेंट होते हैं। अब उसको हम काउंटर पार्ट है, हमारे लोग हम सब भी जानते हैं, आजकल लोग सब अवेयरनेस है, चाहे आर्मी से एयरफोर्स से नेवी के, सब लोग आज जानना चाहते हैं। आरटीआई डाल के आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, भाई बताओ आपने ये कैसे किया। जब आप जवाब देते हो तो उस जवाब में से भी हम सवाल पैदा करते हैं, क्योंकि अब हमें भी पता चल गया है कि यार हमें जो रोटी मिलती है या हमें इतना आटा 100 ग्राम मिलता है, हम कितनी रोटी बना सकते हैं। आप छोटी रोटी बनाओगे तो 10 बना दोगे, बड़ी बनाओगे 2 बना दोगे, बट हम अब जानते हैं कि आटा तो वही है, तो वहाँ जो हम क्वांटिटी है वो उस पर हम जा रहे हैं। इसलिए सब चीज़ें ओपन है, सब कोई अब इतना सब समझदार हैं, बहुत सारे लोग हैं, बड़े लॉजिकल तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, वो सही है, जेन्युइन है। और बेसिक चीज़ सर मैं आपको बता दिया है कि जवानों को देना था, जवानों को दिया और जवानों को मिला नहीं, सबसे बड़ी बात है। अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये कोई भारत माता की जय वंदे मातरम बोले, लेकिन आखिर ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि आप एक जुडिशियल कमेटी बिठाइए, इसको रिव्यू कराइए, कहीं आप कोर्ट वोट में नहीं जाइए, रिव्यू कराइए, वो सरकार के लोगों हमारे लोगों बैठ के निगोशिएट करें, जो सही है, जो मूल उसका आधार है, उसके हिसाब से जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें किसी के खिलाफ बोलना या किसी के लिए कुछ अकट शब्द बोलना शायद मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा सर, एमएसपी पे आपका क्या विचार है? कि बार बार बोला जाता है कि एमएसपी है वो बराबर होनी चाहिए, उस पर क्या विचार है? जैसे बोलते हैं कि ये जोखिम भत्ता है, क्या वो सिर्फ जोखिम भत्ता है? हाँ जी, बिल्कुल, एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे एक जोखिम भत्ता है और इसकी भी जैसे डेफिनेशन मैंने बताई कि जो हार्डशिप एक अलाउंस है, यानी किसी एक जवान के लाइफ में कितना स्ट्रगल रहता है, अलग अलग वेदर कंडीशंस हैं, अलग अलग आपकी जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, वो जाता है, उसकी जान को कितना खतरा रहता है, रिस्क फैक्टर कितना रहता है, इसके हिसाब से आपको इक्वल मिलिट्री सर्विस पे। अब इक्वल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जैसे आरटीआई डाल के वॉइस ऑफ एक्स सर्विस मैन है या दूसरे संगठन लड़ रहे हैं, ये बात एक बहुत सोचने वाली बात है। एक मैं नहीं कहता वो हमारी बहनें बेटियां हो सकती हैं, एमएनएस हैं, लेकिन उनका कोई हक नहीं कि उन्हें एमएसपी मिले, और जब भी मिले तो ये हक नहीं कि एक सुविधार मेजर से ज़्यादा 10,500 मिलती है, यहाँ 5,200 मिलती है, और ये चीज़ कोर्ट भी एक्सेप्ट करेगा। ये जल्दबाजी की चीज़ें हैं और जल्दबाजी की चीज़ें हैं, सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार को समझना होगा कि गलती हुई है, चूक हुई है, उसको सुधारे। अच्छा सर, ऐसा बोला जाता है कि कहीं ना कहीं जो एमएसपी का जो केस हैं, आप लोगों के तमाम केसेस हैं जो कोर्ट में पड़े हुए हैं, तो उनका कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर वो कोर्ट केसेस हैं वो जब कोर्ट में हैं तो आप लोगों को सड़कों पर आने की क्या ज़रूरत है? सरकार फिर क्यों सुनेगी? बिल्कुल सही बात आपने कहा कि आपके बहुत सारे इशू हैं, लाइक डिसेबिलिटी पेंशन है या कोई ऐसे वर्डिक्ट हैं जो एएफटी, तो दोस्तों हमारे लिए एएफटी होती है, आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल कोर्ट होते हैं, जैसे चंडीगढ़ है, प्रिंसिपल ब्रांच आपकी दिल्ली में, हर जगह जगह पर हैं, तो बट इनके जो डिसीजन होते हैं वो एमओडी में जाते हैं, वो एमओडी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है। और कल ही एक इशू है, जैसे कि एएफटी ने सीधा सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय उनको लिए लिखा कि एमओडी हमें अपना एक विभाग समझ रही है, हमें हस्तक्षेप कर रही है, लक्ष्मण रेखा पार कर रही है, सारी बातें उन्होंने कह दिया कि हमें काम नहीं करने दे रहे। वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो हमारे ऊपर कमांड कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई भी फाइनेंशियल इशू है तो जो जवान है वो किसके अगेंस्ट जाएंगे? एमओडी के अगेंस्ट जाएंगे, है ना? क्यों देना पैसा कहाँ से? एमओडी नहीं देना, वो एमओडी ही एएफटी के ऊपर कंट्रोल करेगी, तो वो तो कभी दे नहीं सकते। तो इसलिए ये कहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे नेशनल इंक्रीमेंट को ले लो और चाहे आपने 20% आपका जो बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी
आफ्टर 80 ईयर्स या 17 ईयर्स। बहुत सारे मुद्दे हैं जो कोर्ट के वर्डिक्ट हैं जवानों के फेवर में, केंद्रीय कर्मचारी फेवर में, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, तो इसलिए सारे इशू आएंगे आपके सामने। सर देखिए, इतने लंबे समय से आप ये जो तमाम चीज़ें हैं जो आपने बताई हैं, बहुत अच्छे से जो हमारे दर्शक हैं उनकी समझ में आई होंगी। तो सर इतने लंबे समय से जो आंदोलन है, चाहे जंतर मंतर पर ले लें, आज आप लोगों की रैली है, इतने समय से आप लोग तमाम जो आंदोलन है, बड़ी बड़ी रैलियां हैं वो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार के कान पर जू क्यों नहीं रेंग रहा है? सरकार के कान पर जू, ये है प्रजातंत्र है और यहाँ पर संख्या बल की जरूरत पड़ती है। पहली बात, हम सब इस बात को जानते हैं। और सैनिक एक अनुशासन में रहता है, चाहे वो अंदर फौज के है या बाहर हो, और उसको कभी उसके वो किसी के साथ गलत भी करेगा उसका दिल गवाही नहीं देगा। हम आसानी से भारत माता की जय, वंदे मातरम के साथ एकजुट हो रहे हैं, आप सरकार के सामने बातें रख रहे हैं। अब सरकार संख्या बल की जरूरत है, इसलिए इस तरह बड़े प्रदर्शन की हमें जरूरत पड़ी है। चुनाव आ रहा है, हम सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे, सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो, क्योंकि सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, सरकार जबरदस्ती प्रेशर डलवा रही है। नहीं, इसकी इतनी कोई जरूरत है नहीं। सैनिकों के साथ शायद ये मामला संसद में उठ चुका है और ये मामला कहीं न कहीं किसी आप समझ सकते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी मिनिस्टर के जरिए उनके पास पहुंचा है, डायरेक्ट डीएम इनके पास पहुंचा है, और रिस्पांस भी आ रहा है कि इसके ऊपर काम चल रहा है और आपको न्याय मिलेगा। न्याय का आश्वासन मिला है लेकिन न्याय नहीं मिला है, लेकिन अगले साल तक न्याय जरूर। उस पर मैं आऊँगा, तमाम जो ज्ञापन हैं वो भी सौंपे गए हैं, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो पूर्व सैनिक हैं उन लोगों को इस बार बार बोला जाता है कि आप लोग संख्या बल दिखाइए। देखिए सर, नवंबर में आप लोगों ने संख्या बल दिखाया, फरवरी में आप लोगों ने संख्या बल दिखाया, मार्च में आप लोगों ने संख्या बल दिखाया, मार्च के बाद में जुलाई में आप लोगों ने संख्या बल दिखाया, और आज 6 अगस्त को आप लोग संख्या बल दिखा रहे हैं। कितना संख्या बल दिखाएंगे? कितना सरकार को संख्या बल चाहिए? मैं सरकार, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, और मैं भी अपने चैनल पर डालूंगा, संख्या और बल, सेना संख्या से नहीं चलती, सेना बल से चलती है। एक सैनिक के पास 50 आदमी का बल होता है, तो जितनी स्ट्रेंथ आप 50 का गुणा कर लो। सरकार को समझ आना चाहिए, ये तो आप वोट बैंक के तरीके से समझ सकते हैं, या शारीरिक बल से समझ सकते हो, या मानसिक बल से समझ सकते हो, क्योंकि इतनी विषम परिस्थिति में वो नौकरी और देश की सेवा करके आया, उसको इस चीज़ से कतई फर्क नहीं पड़ता। वो स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेगा, ये तो असली सोल्जर है। और वो भारत माँ के खिलाफ भी नहीं जाएगा, ये तो वो असली सोल्जर है। ये तो वो देश की किसी भी जनता के, मतलब कोई ऐसा अहित नहीं सोचेगा, चाहे उसका आंदोलन किसी भी प्रकार से चले, लेकिन अनुशासित रहेगा। और सरकार को ये बिल्कुल मान लेना चाहिए था कि ये सैनिक हैं, आज इन्हें इस तरीके की ज़रूरत नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहा है, वो किसी तरीके का गलत मांगों को लेके नहीं आए। जो आप समझ रहे हो, आपने करोड़ों रुपए दिया है और उनकी जेब नहीं पहुंचा है, और बीच में जहां गड़बड़ हुई है सरकार सुधारेगी जरूर है। ये देश है, सैनिकों का बड़ा सम्मान है, मैं ये मान के चलता हूं। ऐसा नहीं है सरकार का एक नुमाइंदा ना करे, लेकिन जनता तो करती है, आप तो करते हो, सब करते हैं।